सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने एक पिक्चर बना रखी है जिससे आपको म्यूचुअल फंड को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग को देता हूं कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप लोग के पास इतनी पेमेंट नहीं है कि आप उस कंपनी का एक भी शेयर खरीद सकें। तो क्या होता है इस केस में, आप 4-5 लोग मिलकर उसके कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए पैसा लगा देते हैं। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। बट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। तो यहाँ पर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, सारी लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जो भी इसमें जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में भी साफ साफ दिखा है कि आपको यहाँ पर कई सारे लोग एक ही शेयर में जुड़े हुए हैं और एक ही चीज़ से इनकम कमा रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं एक जगह पर। तो इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं और इसे कैसे करेंगे हम लोग ये भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जब भी आप लोग के दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में और कुछ नहीं, तो ये कुछ बातें हैं जो आपके सवाल उठेंगे ही उठेंगे। और वो क्या हैं? सबसे पहले FV, RD, KVP, NPS और PPF, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोग के दिमाग में उठेंगे ही कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। और म्यूचुअल फंड में जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग या तो लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या तो आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या तो आप शेयर्स या डिबेंचर्स या बोनस में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो बॉन्ड्स में, सॉरी यहाँ पर बॉन्ड्स हो सकता है, तो बॉन्ड्स में या तो आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो इन सभी जगहों पर, या तो किसी PPF में, NPS में, ये सारी स्कीम होती हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ से इनकम मिल सकती है दो तरीके से, या तो डिविडेंड के रूप में या तो इंटरेस्ट के रूप में। तो ये म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जिसकी वजह से आप लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार की होंगी, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। अब जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा इसके अंदर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादातर समझ में आ चुका होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर बात करें शेयर्स और डिबेंचर तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करेंगे आप। तो वो होता है कि एक साल के अंदर अंदर अगर आप कोई शेयर, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं वो आप एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद उसे बेचते हैं या 3 साल के पीरियड के अंदर उसे बेचते हैं तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। अब दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ समझनी है आपको कि जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वहाँ पर टैक्सेशन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में टैक्सेशन रूल देखना भी पड़ता है। अगर आप देखें टैक्सेशन रूल की बात, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के केस में 15% का टैक्स लगता ही लगता है। यानी आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम हो रही है तो वहाँ पर आपको 15% का टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक साल से ज़्यादा, यानी कि 3 साल से ज़्यादा टाइम हो रहा है या 1 से 3 साल के बीच का टाइम है, तो उस केस में अगर आपका गेन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 10% का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों इसे टैली पर भी हम लोग कैसे करेंगे ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और पूरा जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में है क्या। दोस्तों चलिए टैली पर देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे होता है और क्या है। मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से, और इस कंपनी के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का काम कैसे करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट काम करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब जैसा कि आप लोग देखें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अकाउंट्स इन्फो के अंदर ग्रुप्स के अंदर ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा
यहाँ पर मैंने दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट की हैं, जिसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मैंने अंडर रखा है इन्वेस्टमेंट के। तो ये क्या होगा, कैटेगराइज हो गई, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट दो टाइप में कैटेगराइज हो गई कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आप लोगों को क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं, आप लोग वो भी देख लीजिए। तो आपको मैं लेजर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, तो मैंने यहाँ पर कई सारे लेजर्स क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर ही क्रिएट किया है, लेकिन उसको रखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात समझने की है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर बेचने वाले हैं कोई पॉलिसीज, यानी कोई प्लान जो आप लोगों को मिला है। 100 लोग मिलकर खरीद रहे हैं, 30 लोग मिलकर खरीद रहे हैं, तो एक प्लान खरीद रहे हैं, तो उस प्लान का एक नाम होता है और वो प्लान का नाम ही हमारा एक स्टॉक होता है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड का लेजर क्रिएट करें, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसे यस कर दें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप और कुछ नहीं, अपने स्टॉक को ही डील कर रहे हैं। और स्टॉक क्या है आपका, वो सारे प्लान, जैसे आपका HDFC का कोई प्लान हो गया, 100 लोगों का प्लान, 30 लोगों का प्लान, रिलायंस का प्लान, तो मतलब कई सारे ऐसे प्लान होते हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर होते हैं। इसलिए आपका वो स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और वो स्टॉक इसके साथ कनेक्ट हो जाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को येस करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट यही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने और भी क्रिएट किए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर रखा है, जिसमें मैंने ये येस किया हुआ है, ये पॉइंट। और उसके साथ साथ मैंने एक और क्रिएट किया है, दैट इज HDFC ग्रोथ MP म्यूचुअल फंड SIP। अब ये SIP क्या होता है दोस्तों, SIP का मतलब सिंपल होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट आप हर महीने कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट आप एक साल में एक बार कर लें तो वो आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हो जाती है, लेकिन कई बार आप क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं। तो जब हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर SIP प्लान मिलता है, HDFC ग्रोथ म्यूचुअल फंड SIP प्लान। तो ये प्लान आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट देगा। इसे आप शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं, इसे आप लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब दोस्तों ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं, इसकी एंट्रीज कैसे होंगी, किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए कि आपने एक पेमेंट एंट्री की और पेमेंट एंट्री में मैंने सपोज करिए 1 अप्रैल को मैंने एक एंट्री की जिसमें मैं म्यूचुअल फंड को क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड मैंने खरीदा और इसमें मैंने जो मेरे पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं, मैं आपको स्टॉक्स भी दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये स्टॉक्स बनाए हैं मैंने, जैसे HDFC का टॉप 100 पीसेस का स्टॉक, ऐसे ही मैंने कई सारे स्टॉक्स बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 4 तरह के स्टॉक्स मेंटेन हैं, HDFC का टॉप 100 का स्टॉक्स और HDFC का टॉप 200 फंड्स का स्टॉक, रिलायंस का स्मॉल कैपिटल फंड स्टॉक। तो ये सारे स्टॉक के नाम हैं। अब दोस्तों इसमें मैंने 4 स्कीमें ली हैं, तीन स्कीम को मैं इसमें यूज़ करूँगा। मान लीजिए मैंने इसके अंदर आपका एक पीस ले लिया, तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसका लेजर जो स्टॉक आइटम है मैंने कैसे क्रिएट किया है। सिंपल सा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखें तो यहाँ पर HDFC टॉप 100 लिखकर नंबर्स में क्रिएट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है, ज़्यादा काम नहीं करना है आपको। सिंपल सा आपने बोला कि आपने HDFC का टॉप 100 का एक क्वांटिटी आपने लिया, और या 100 क्वांटिटी लिया, सॉरी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 100 क्वांटिटी आपने लिया और 100 क्वांटिटी 60 रुपये के हिसाब से लिया, यानी 6000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए। इसी तरीके से आप HDFC के दूसरे प्लान में भी इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए HDFC का दूसरा प्लान में भी आपने 100 जो नंबर्स क्वांटिटी है अपना शेयर लिया और 30 रुपये के हिसाब से उसमें भी पेमेंट कर दी। इसी तरीके से आपने रिलायंस के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी 100 पीस के हिसाब से 40 रुपये के रेट से, तो आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपना म्यूचुअल फंड जो एग्री किया वो आपने 3 प्लान के अंदर एग्री किया जो कि शॉर्ट टर्म थे, और शॉर्ट टर्म में आपने ये 3 प्लान खरीद लिए। 100 नंबर शेयर्स इसमें, 100 शेयर्स इसमें और 100 शेयर्स आपने रिलायंस में भी खरीद लिए। तो इस तरीके से आपने एक्सिस बैंक से इसे पेमेंट कर दी और सिंपल तरीके से एक पेमेंट एंट्री हो गई। मान लीजिए कि अगर आप इसी तरीके से SIP में इन्वेस्ट करते हैं, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार इसका इफेक्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। स्टॉक समरी में अगर आप इसका इफेक्ट देखें तो इस तरीके से आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। क्वांटिटी आपके पास मेंटेन हो रखी है, आपके पास रेट भी मेंटेन हो रखा है। मान लीजिए आप SIP के लिए भी खरीदते हैं, तो SIP के लिए आपके पास अलग से लेजर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए HDFC ग्रोथ
म्यूचुअल फंड एसआईपी का लेजर क्रिएट कर रखा है और मान लीजिए मैंने इसे मई महीने में ले लिया और मई महीने में मैंने यहाँ पे क्या किया कि आपका मई महीने में मैंने ये वाला जो लेजर है वो लिया और इसके साथ मैंने ग्रोथ वाला जो लेजर है वो सिलेक्ट कर लिया और इसकी भी मैंने सपोज करिए 10 क्वांटिटी 200 रुपये के हिसाब से मैंने परचेज कर ली 2000 रुपये का। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी 2000 रुपये। तो आप देख सकते हैं 200 रुपये रेट है अभी फ़िलहाल 200 रुपये रेट है। नाउ अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि अगर इसका स्टॉक समरी अभी आप चेक कर रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं इसका स्टॉक समरी ये आ रहा है कि एक जो पीस है इसका मतलब एक क्वांटिटी इसकी जो भी है वो आपकी 200 रुपये की पड़ रही है। लेकिन जब आप इसे सेल अगले महीने दोबारा खरीदेंगे तो क्या होगा कि हमारा एक रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता है जिसे बोलते हैं NAV नेट एनुअल वैल्यू, और वो धीरे धीरे क्या होगा चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आप स्टॉक खरीदते चले जाएंगे वैसे वैसे ये जो NAV है आपका स्टॉक का बदलता चला जाएगा। अब मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आज जिस रेट पर मिल रहा है वो अगले महीने भी उसी रेट पर मिले। आप सपोज करिए अगले महीने जो रेट है वो कुछ और हो गया तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने इसको अगले महीने यानी कि जून में फिर से ख़रीदा इसी को और इसी स्टॉक को मैं दोबारा ख़रीद रहा हूँ और मान लीजिए मैंने इसकी 10 क्वांटिटी 300 के हिसाब से ख़रीदी तो इस महीने मैंने 300 का रेट लगा दिया और अब मैंने इसे परचेज़ कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक से पेमेंट कर दी है 300 रुपये की और यहाँ से अब आप ज़रा चेक करते हैं कि इसकी स्टॉक समरी पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो आप देखें इसका स्टॉक का जो एवरेज रेट है वो 250 रुपये हो गया, यानी एवरेज रेट निकल कर आया कि 250 रुपये का आपका क्वांटिटी 20 क्वांटिटी आपके पास आ गई। तो अब आप इसकी एनुअल वैल्यू डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसकी नेट एनुअल वैल्यू इतनी है। अब मार्केट में जब ये बिकेगा तो इसको आपको 250 रुपये से ऊपर में बेचना है। इफ़ यू सेल दैट, अगर आप इसे बेचने की बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं उसका भी क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप मार्केट में ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड पे जब आप इसे सेल आउट करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पे जब इसे सेल आउट करेंगे तो आप लोग इसके लिए एंट्री जनरल में कर सकते हैं। वैसे तो रिसिप्ट में भी हो सकती है लेकिन हम लोग जनरल में करेंगे क्योंकि ज़्यादा बेनिफिशियल वही है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं जनरल में एक एंट्री पास करते हैं कि भाई हमें पेमेंट मिल गई है बैंक में, एक्सिस बैंक में, और एक्सिस बैंक में सपोज करिए मेरे को 31 मार्च को पेमेंट रिसीव हो गई और मैंने इसे सेल आउट कर दिया है। अब कितने का सेल आउट किया है, सपोज करिए मैंने 10,000 रुपये का सेल आउट कर दिया है, 10,000 रुपये का सेल आउट कर दिया है और मुझे कौन सा जो स्टॉक है बेचना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं अपना HDFC का स्टॉक ही या HDFC कुछ भी बोल सकता हूँ, म्यूचुअल फंड के स्टॉक को बेच रहा हूँ। तो वो पूछेगा मेरे से कि म्यूचुअल फंड का आप कौन सा स्टॉक बेचना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई म्यूचुअल फंड के मेरे पास जो भी पीस हैं उनमें से मैं सपोज करिए मैं यहाँ पर HDFC को पूरा बेचना चाह रहा हूँ या HDFC के मैं 50 यूनिट बेचना चाह रहा हूँ। अभी 60 रुपये रेट दिखा रहा है, अब आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। इसका एवरेज रेट 60 रुपये है तो आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। इसे 60 में नहीं बेचेंगे, आप 65 में बेच देते हैं। तो मान लीजिए इसे 65 में आपने बेचा और जब 65 में बेचा तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए आप फ़ायदा देख पा रहे हैं, इसमें 3,250 में आपका ये बिक गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या हुआ शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आपने क्या किया एक साल के अंदर अंदर ही इसे बेच दिया। तो यहाँ पर आपको एक लेजर की ज़रूरत होगी जिसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपको गेन हुआ है, आप इसे गेन और लॉस दोनों कर सकते हैं क्योंकि ये एक लेजर है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। अब सवाल ये उठता है कि ये लेजर किसके अंडर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ये आपको एक इनडायरेक्ट इनकम की तरह काम कर रहा है, इनडायरेक्ट इनकम की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट इनकम की तरह इसे ट्रीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये इनकम हो गई 6,750 रुपये की इनकम इसलिए हुई क्योंकि आपने जो मार्केट में इसका रेट बताया वो 3,250 रुपये का रेट बताया। मतलब आपको फ़ायदा हुआ 6,750 रुपये का। एक्चुअल में जो फ़ायदा है वो आपको 5 रुपये का ही हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं तो एक्चुअल जो फ़ायदा आप लोगों को हुआ है वो 5 रुपये का ही हुआ है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके बैंक में 10,000 रुपये आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक बार इसको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कैसे आप लोगों को इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन अगर इसका मैनुअली किया जाए तो आप देख सकते हैं, जैसे सपोज़ करिए आपने यहाँ पर डिसाइड किया था कि 50 पीस हैं आपके पास और 50 पीस को आपने 60 रुपये के हिसाब से अगर डील करते तो आपको 3,000 रुपये देने पड़ते। अभी आपको 3,250 रुपये मिल रहे हैं,
यानी आपको म्यूचुअल एग्री होने के बाद 3000 का फायदा हो रहा है, मतलब 250 रुपये का फायदा हो रहा है। तो ये 250 रुपये का जो कैपिटल गेन है वो आपका यहाँ पर होगा, यानी जो बैंक है वहाँ पर आपको 3250 रुपये मिलेंगे। और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपको लिखना तो उतना ही है, कहने का मतलब यही है कि 3250 यहाँ पर आ गया है, और इसके अलावा ये रेट आपको 3000 पड़ेगा, और जो फ़ायदा हुआ है आपको 5 रुपये का जो एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है वो आप यहाँ अलग से दिखाएंगे, दैट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि 250 रुपये है। दोस्तों कॉस्ट पर ही रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जब आपका रिलीज होगा तो वो कॉस्ट पर ही रिफ्लेक्ट होगा, तो वहाँ से आपको कॉस्ट पर ही उसे रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि 60 रुपये का जो रेट था वो 60 ही रुपये था, आपको उसे कॉस्ट से नहीं हटाना है। तो यहाँ पर 250 रुपये का एक्स्ट्रा जो गेन आपको हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि आप इसे डील करें इस तरीके से कि भाई आपका फ़ायदा भी हो जाए और आपको यहाँ पर उसकी एंट्री भी सही तरीके से मिल जाए। इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म में भी करना चाहें तो लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को लॉस हो सकता है आप लोगों को गेन हो, तो इट्स डिपेंड ऑन द एंट्री कि आपका जो कंपनी है, कंपनी आपको फ़ायदे का सौदा कर पा रही है या आपको घाटे का सौदा करवा रही है। अब इसमें आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी चीज़ मिलती है, जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके बताते हैं, और फिर आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदे नुकसान थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ म्यूचुअल फंड जो करते हैं वो ब्रोकर्स की मदद से करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का काम होता है। उम्मीद है आप लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें आप लोगों को अच्छा मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।